Administrative system में office of the Sultan was the most important. He was the ultimate authority for the military, legal and political activities. इस टाइम पर कोई क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था क्योंकि स्लेव डायनेस्टीज़ में लोग स्लेव्स को बना देते थे, कभी नोबिलिटी बन जाते थे रूलर्स, एंड ऑल द सन्स हैड इक्वल क्लेम टू द थ्रोन. इनफैक्ट इल्तुतमिश ने तो अपनी डॉटर को प्रेफर किया था टू हिज सन्स, but such nominations or successions were to be accepted by the nobles. कभी कभी उलेमास भी क्रूशल रोल प्ले करते थे इन एक्सेप्टिंग द सक्सेशन टू द थ्रोन. लेकिन मिलिट्री सुपीरियॉरिटी मेन फैक्टर होता था सक्सेशन के मैटर में. जो मिलिटरीली सुपीरियर है वही बनेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट और इसमें लोकल गवर्नमेंट देखेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं. सुल्तान को नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स और ऑफिशियल्स असिस्ट करते थे. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल पोस्ट थी वो नायब की पोस्ट थी. नायब प्रैक्टिकली इंजॉयड ऑल द पावर्स ऑफ द सुल्तान एंड एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल ओवर ऑल द डिपार्टमेंट्स. इसके बाद में अगला था वज़ीर, हु वाज हेडिंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट, और इस फाइनेंस डिपार्टमेंट को दीवानी वजारत कहते थे. वज़ीर उसका हेड होगा दीवानी वजारत का. मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवानी अरिस, इसका हेड होता था अरीज़ ई Momalik. He was responsible for recruiting the soldiers and administering the military department. He was not the commander in chief of the army. सुल्तान खुद कमांडर इन चीफ होता था आर्मी का. सबसे पहले मिलिट्री डिपार्टमेंट सेटअप किया था बलबन ने. याद रखना है कि बलबन ने सेटअप किया था और इसको फर्दर इम्प्रूव करेगा अलाउद्दीन खलजी, अंडर whom the strength of the army crossed 3 lakh soldiers. अलाउद्दीन ने हॉर्सेस को ब्रांड करने का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था और सैलरी को कैश में पे करने का सिस्टम भी. कैवलरी वॉज गिवन इम्पोर्टेंस अंडर द दिल्ली सल्तनत. रिलीजियस अफेयर्स के लिए जो डिपार्टमेंट था दीवानी रसालत, इसको हेड करता था चीफ सदर. डिपार्टमेंट्स जो डिपार्टमेंट था ये ग्रांट्स प्रोवाइड करता था फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मॉस्क्स, टूम्स एंड मदरसास. नेक्स्ट है जुडिशियल डिपार्टमेंट, इसका हेड होता था चीफ काजी. अदर जजेस और काजीज वर अपॉइंटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सल्तनत. सिविल मैटर्स में ये लोग शरिया और जो मुस्लिम का पर्सनल लॉ है उसको फॉलो करते थे. हिंदूज के जो पर्सनल लॉज थे उनके थ्रू इनको गवर्न किया जाता था और इनको जो केसेस होते थे उनको विलेज पंचायत्स डिस्पेंस करते थे. जो क्रिमिनल लॉ था इट वाज बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द सुल्तान्स. तो क्रिमिनल लॉ में सुल्तान ही रूल बनाएगा. और जो करेस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट था जिसको दीवानी इंशा कहते हैं, all the correspondence between the ruler and officials was dealt with by this department. हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन में बलबन का बहुत बड़ा रोल है. बलबन के बाद में अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा रोल है. और डिपार्टमेंट्स में हमने दीवानी अरिस मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवानी वजारत फाइनेंस डिपार्टमेंट, और रिलीजियस अफेयर्स का डिपार्टमेंट है दीवानी रसालत, और करस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट है दीवानी इंशा. अब आते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे. जो प्रोविंसेस होते थे उनको इक्तास कहते थे. इनिशियली तो ये नोबल्स के कंट्रोल में होते थे, बट इसमें गवर्नर्स भी होते थे प्रोविंसेस के जिनको मुक्तीज़ या वलीज कहते थे. दे वर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू. देख रहे हैं हम कि लैंड रेवेन्यू जो है वो प्रोविंसेस के जो हेड हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं. और अब ये जो प्रोविंसेस हैं ये भी डिवाइडेड है इनटू शिक्स. इसको हम एक तरीके से समझते हैं कि इक्तास को ये लोग प्रोविंसेस बोल रहे हैं, मतलब हमारे स्टेट्स हैं उसको हम इक्ता समझ लें. उसके बाद में फिर ये और उसको डिवाइड कर रहे हैं सिक्स में. हमने एक और टॉपिक देखा था जो उसमें हमने परगनास को डिस्ट्रिक्ट माना था, पर यहाँ पे एक और डिवीज़न है तो यहाँ हम परगना को सब डिस्ट्रिक्ट मान के चलते हैं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट हम सिक्स को मानते हैं. ये जो सिख है इसको कंट्रोल करता है सिकदार, और जो परगना है इसमें बहुत सारे विलेजेस आते हैं. विलेजेस हैं तो वो परगना है. ये मान लीजिए कि एक सब डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे विलेजेस आ रहे हैं, तो उसका जो हेड है वो आमिल है.
और ऑब्वियसली बेसिक यूनिट विलेज होगी एडमिनिस्ट्रेशन की। विलेज हेडमैन को मुकद्दम या चौधरी बोलते हैं और विलेज अकाउंटेंट पतवारी है। पतवारी विलेज अकाउंटेंट ये तो आज भी होते हैं। ठीक है, अब इसका इकोनॉमी देखते हैं। इंडिया में अपनी पावर कंसोलिडेट करने के बाद दिल्ली सुल्तान्स कुछ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन लेके आते हैं। इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में, इक्ता लैंड, खालिसा लैंड और इनाम लैंड। जो इक्ता लैंड होता है दैट असाइन टू ऑफिशियल्स एज इक्ताज इंस्टेड ऑफ पेमेंट फॉर देयर सर्विसेज। जो लोगों ने सर्विस दे रहे हैं उनको ये इक्ता दे देंगे उस। और खालिसा लैंड है जो सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में है और इससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो रॉयल कोर्ट और रॉयल हाउस होल्ड के मेंटेनेंस के लिए होगा। तो खालिसा लैंड को पूरी तरीके से सुल्तान ही देख रहा है। इनाम लैंड है, ये लैंड ग्रांटेड होता है रिलीजियस लीडर्स को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। जैसे हमने एंशियंट टाइम में देखा था ब्रह्मदेय था जो ब्राह्मण्स को देते थे, यहाँ ये लोग अपने रिलीजियस लीडर्स को दे रहे हैं। यहाँ लैंड रेवेन्यू है जो पीसेंट्री का 1/3 प्रोड्यूस का 1/3 ये लोग पे करते हैं और समटाइम्स इवन हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। ये कुछ अदर टैक्सेस भी पे करते हैं एंड ऑलवेज लेड अ हैंड टू माउथ लिविंग। और फ्रिक्वेंटली यहाँ फेमाइंस भी आते रहते हैं जो इनकी लाइफ्स को और ज़्यादा मिजरेबल बना देते हैं। हाउएवर जो मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक जैसे जो सुल्तान थे, इन्होंने कुछ एफ़र्ट्स लिए थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग इरिगेशनल फैसिलिटीज़ एंड बाय प्रोवाइडिंग टक्कावी लोन्स। इन्होंने फार्मर्स को इनकरेज किया था कि ये सुपीरियर क्रॉप्स को कल्टीवेट करें, जैसे कि वीट होती है, ना कि बरले। बरले को हटा के लोगों ने वीट जो कि काफ़ी सुपीरियर क्रॉप है। फ़िरोज़ ने इनकरेज किया था हॉर्टिकल्चर को। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सेपरेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट दीवानी को ही बनवाया था, ये तो हमने देखा था। सल्तनत के टाइम पर जो अर्बनाइजेशन था इट गेन्ड मोमेंटम। अ नंबर ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स हैड ग्रोन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी टाइम पर हमें ये जो आज हम सिटीज़ देखते हैं लाहौर, मुल्तान, बरूच, अनहिलवाड़ा, लखनौती, दौलताबाद, दिल्ली, जौनपुर ये ग्रो हुए थे। दिल्ली रिमेन्ड द लार्जेस्ट सिटी इन द ईस्ट। हम समझ सकते हैं दिल्ली ईस्ट में आ रहा है, यहाँ इनका जो रूल है वो वेस्ट में हम ज़्यादा देख रहे हैं। तो द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाई कंटेम्प्रेरी राइटर्स। इंडिया कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करती थी टू कंट्रीज़ ऑन द पर्शियन गल्फ एंड वेस्ट एशिया। तो इनका ट्रेड कॉन्टैक्ट पर्शियन गल्फ और वेस्ट एशिया के साथ है, पर्शियन गल्फ और वेस्ट एशिया एंड ऑल्सो टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। यहाँ ये देखना है कि जो ओवरसीज़ ट्रेड था इसका कंट्रोल मुल्तानीज़ और अफ़गान मुस्लिम्स के कंट्रोल में था। देखा ये सारे लोग टर्क्स थे। अफ़गानीज़ में बहलूल लोदी पहला था, तो लोदी डायनेस्टी से पहले जितने भी हैं वो टर्क्स हैं। तो याद रखना है कि जो ओवरसीज़ ट्रेड है वो मुल्तानीज़ और अफ़गान मुस्लिम्स ट्रेड कंट्रोल कर रहे हैं, अभी इन लोगों के दिल्ली सल्तनत रूलर्स के कंट्रोल में नहीं है। इनलैंड ट्रेड वॉज डोमिनेटेड बाई दी गुजरात मारवाड़ी मर्चेंट्स। हम अकबर के टाइम पे भी देखेंगे कि ये जो मारवाड़ी मर्चेंट्स हैं गुजरात, मुस्लिम बोहरा मर्चेंट्स को भी, वो गुजरात के मारवाड़ी और मुस्लिम के बोहरा मर्चेंट्स। Construction of roads and their maintenance facilitated for smooth transport and communication. Particularly, royal roads were kept in good shape. सराइज और रेस्ट हाउसेस भी हाईवेज़ पर बनाए जाते थे फॉर कन्वीनियंस ऑफ द ट्रैवलर्स। तो जो रेस्ट हाउसेस हैं उन्हीं को सराय बोलते हैं। आज जो भी सराय हैं जैसे मुग़ल सराय है, ये सब कभी रेस्ट हाउसेस हुआ करते होंगे हाईवेज़ पे। इस टाइम पे कॉटन, टेक्सटाइल और सिल्क इंडस्ट्री फ्लरिश करते हैं। सेरीकल्चर इंट्रोड्यूस होता है ऑन अ लार्ज स्केल विच मेड इंडिया लेस डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज़ फॉर द इम्पोर्ट ऑफ रॉ सिल्क। पेपर इंडस्ट्री भी ग्रो होती है। देयर वॉज एन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ पेपर फ्रॉम 14th एंड 15th सेंचुरी, क्योंकि हमें पता है कि चाइना में कुबलई खान ने पेपर करेंसी स्टार्ट कर दी थी। Other crafts like leather making, metal crafts and carpet weaving flourished due to the increased demand. हम लोग देखेंगे कि एक टाइम पे लेदर बहुत ज़्यादा महंगा था, तो लोग बेयर फुट ही रहते थे। तो मेटल क्राफ्ट्स भी है, कारपेट वीविंग भी है। द रॉयल कारखाना सप्लाइड द गुड्स नीडेड टू द सुल्तान एंड हिज हाउस होल्ड। रॉयल कारखानाज भी हैं।
इनमें कॉस्टली आर्टिकल्स जैसे कि गोल्ड के, सिल्वर के बनते हैं और गोल्ड वेयर बनते हैं। ये जो नोबल्स हैं दे ऑल्सो अपेड द लाइफ स्टाइल ऑफ सुल्तान्स की भी लाइफ काफ़ी लग्जरियस होती है। दे वर वेल पेड एंड एक्यूमुलेटेड इनॉर्मस वेल्थ। जो सिस्टम ऑफ कॉइनेज है ये भी इस टाइम पे डेवलप होता है। इल्तुतमिश ने सेवरल टाइप्स ऑफ सिल्वर टंकाज इंट्रोड्यूस किए थे। सिल्वर टंकाज इल्तुतमिश के। एक सिल्वर टंका 48 जिताल्स में डिवाइडेड था खलजी रूल में। खलजी रूल में 48 जिताल्स में और तुगलक रूल में 50 जिताल्स में। गोल्ड कॉइन्स या दिनार होते हैं ये पॉपुलर होते हैं अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे आफ्टर इज साउथ इंडियन कॉन्केस्ट। कॉपर कॉइन्स क्योंकि देखो साउथ में हमें पता है कर्नाटका में गोल्ड होता है। कॉपर कॉइन्स वर लेस इन नंबर्स एंड डेट लेस। कॉपर कम है याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ना सिर्फ टोकन करेंसी के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, इसके साथ में वो बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स, कई टाइप के गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स भी इशू कराता है। दे वर मिंटेड एट 8 डिफरेंट प्लेसेस। एटलीस्ट 25 वेराइटीज़ थी गोल्ड कॉइन्स की, वो इसके द्वारा इशू कराई गई थी। अब हम देखते हैं सोशल लाइफ। इसमें हिंदू सोसाइटी में बहुत ही लिटिल चेंज हमें देखने को मिलता है स्ट्रक्चर में। ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम जिसमें ब्राह्मण अपर स्ट्रेटा पे है सोसाइटी के, ये प्रेवलेंट रहता है। वुमेन की सबसर्विएंट पोजीशन भी कंटिन्यू रहती है, सती प्रैक्टिस में रहती है और वुमेन का सेक्लूजन और पर्दा वियर करना कॉमन हो जाता है अमंग अपर क्लास वुमेन। अरब्स और जो टर्क्स थे वो अपने साथ पर्दा सिस्टम इंडिया में लेके आए थे। सो इट बिकेम वाइड स्प्रेड अमंग हिंदू वुमेन इन द अपर क्लासेस ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो पावर में है उसको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जब यूरोपियंस आए तो हमने उनके स्ट्रक्चर को लिया, वैसे ही जब वो लोग देखते थे कि ये रूलर्स हैं, ये लोग, इनकी वुमेन पर्दा करती हैं, तो फिर हिंदूज़ भी पर्दा करने लगे। हमने पद्मावत में देखा है कि जो रानी थी वो अपना कवर रखती थी, तो ये सब कुछ बाद में यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के आने के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। सल्तनत पीरियड के टाइम पे जो मुस्लिम सोसाइटी थी वो सेवरल एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स में डिवाइडेड रहती है, जैसे कि थी टर्क्स, ईरानियंस, अफ़गान्स और इंडियन मुस्लिम्स। दे डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली और इनके बीच कोई इंटर मैरिज नहीं होती थी इन ग्रुप्स के बीच में। हिंदू कन्वर्ट्स थे जो लोअर कास्ट के लोग थे, दे वर ऑल्सो नॉट गिवन इक्वल रिस्पेक्ट। जो मुस्लिम नोबल्स थे इनकी पोजीशन हाई होती थी एंड वेरी रेयरली द हिंदू नोबल्स वर गिवन हाई पोजीशन इन द डिपार्टमेंट, इन द गवर्नमेंट। लेकिन हम अकबर के टाइम पे देखेंगे ना, जब मुगल्स आएंगे तो इनकी पोजीशन, हिंदूज़ को भी बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पे रखा जाएगा। हिंदूज़ को ये लोग जिम्मीज़ मानते थे, या जिसको प्रोटेक्टेड पीपल फॉर विच दे वर फोर्स टू पे अ टैक्स कॉल्ड जिजिया। तो जिजिया जो है वो पहले से लग रहा था, अकबर बाद में इसको हटाएंगे। यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, बाबर और हुमायूं के टाइम पे भी रहेगा, लेकिन बाद में अकबर इसको हटाते हैं क्योंकि वो बोलते थे कि प्रोटेक्टेड पीपल हैं। शुरुआत में तो जिजिया को लैंड टैक्स के पार्ट में लिया जाता था, लेकिन फिरोज़ तुगलक जो था वो इसको यहाँ से सेपरेट कर देगा, लैंड रेवेन्यू से सेपरेट कर देगा और जिजिया को एक सेपरेट टैक्स की तरह लेगा। समटाइम्स ब्राह्मण्स जो थे उन्हें एग्जैम्प्ट कर दिया जाता था जिजिया पे करने से, लेकिन बाकी हिंदू से लिया जाता था।